सभी इन्वेस्टर्स का एक लर्निंग कर्व होता है। हम सब एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें रियलाइज नहीं होता कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और क्योंकि हमें इसकी रियलाइजेशन नहीं होती, हम उस गलती की वजह से अननोइंगली सफर करते रहते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम उन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से जाने अनजाने हो जाती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। चेजिंग परफॉर्मेंस एक ऐसी गलती है जो मोस्टली सभी ने की है। इनफैक्ट मैंने भी ये गलती की है। डबल डिजिट रिटर्न देने वाले फंड्स काफी टेम्पटिंग लगते हैं और हम इनमें ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि ये इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे और हमें भी डबल डिजिट रिटर्न्स देते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि टॉप परफॉर्मर्स हर साल बदल जाते हैं। अपने स्क्रीन पर दिए गए टेबल पर एक नजर डालें। यहाँ आप पिछले 10 साल के टॉप इक्विटी फंड्स देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में हर टाइप के फंड्स टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। इनमें सेक्टोरल, थीमैटिक, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल फंड्स जैसे कई सारे फंड्स हैं। अब अगर आप परफॉर्मेंस चेस कर रहे हैं तो आप साल के टॉप परफॉर्मर्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिसका मतलब हुआ कि ये आपको बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो चर्निंग करनी होगी। लेकिन क्या ये चर्निंग वर्थ है? मान लीजिए 2014 की शुरुआत में आपने 2013 के टॉप 3 फंड्स में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 1 जनवरी 2015 में आपने इस पैसे को रिडीम किया और 2014 के टॉप 3 फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो हर साल आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स रिडीम करके पिछले साल के टॉप परफॉर्मर में 2023 तक इन्वेस्ट करते रहे। तो देखते हैं टॉप परफॉर्मेंस चेस करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा उन इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में जिन्होंने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में 2014 की बिगिनिंग में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते। अपने स्क्रीन पर दिए गए चार्ट को देखें। सिंप्लिसिटी के लिए हमने प्री टैक्स रिटर्न्स यूज किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि टॉप फंड्स चेस करने से आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता। निफ्टी 500 के कंपैरिजन में सिर्फ कुछ हजार रुपए का एक्स्ट्रा रिटर्न है, और वो भी बिफोर टैक्सेस। इसलिए अगर किसी ने सिर्फ निफ्टी 500 में इन्वेस्ट किया होता तो वो डिसीजन सही होता, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रैटेजी या फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग या बेस्ट फंड्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं थी। निफ्टी 50 के कॉपस से अगर कंपेयर करें तो लगभग 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन निफ्टी 50 एक लार्ज कैप इंडेक्स है। जिन टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की रिटर्न्स हमने यहाँ कंपेयर की है, उनका रिटर्न पोटेंशियल लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में काफी हाई है। इस पॉइंट को कंसिडर करें तो ये डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और निफ्टी 50 दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल है। अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अगर आपने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के बजाय हायर रिटर्न पोटेंशियल वाले लेकिन ज्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपको कितना रिटर्न मिलता? अपने स्क्रीन पर दिए गए चार्ट पर एक नजर डालें। अगर हम मिड कैप इंडेक्स के साथ टॉप परफॉर्मर्स चेस करने से मिलने वाले रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो मिड कैप इंडेक्स एक बड़े मार्जिन से आगे है। मतलब अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो टॉप परफॉर्मर्स चेस करने के बजाय प्लेन मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस चेजिंग से बेटर कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आइए अब अगली गलती को डिस्कस करते हैं, सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना। टाइम के साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स और थीम्स मार्केट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। कई इन्वेस्टर्स को अच्छे शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के कारण सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में ये बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कब कौन सा थीम मार्केट का फेवरेट बन जाएगा या फिर बुरा परफॉर्म करने लगेगा। अपनी स्क्रीन पर दिए गए पिछले 10 साल के टॉप परफॉर्मर्स पर एक नजर डालें। आप देख सकते हैं कि टॉप 3 सेक्टर्स अक्सर बदलते रहते हैं। इसलिए अगर आपने सही सेक्टर को आइडेंटिफाई कर भी लिया है तो इस बात की बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो टॉप पर बना रहेगा। आप कह सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेक्टर टॉप 3 में है या नहीं।
अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भी डिसेंट रिटर्न मिलता रहेगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं भी हो सकता। अब हम सेम टेबल को फिर से देखते हैं, लेकिन अगले 3 ईयर के रिटर्न्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईटी सेक्टर ने 2013 में अच्छा किया तो चेक करते हैं कि 2014 से 2016 तक इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। हम इन रिटर्न्स को अगर निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो 70% से ज्यादा केसेस में टॉप सेक्टर्स ने अगले 3 सालों में निफ्टी 50 से कम रिटर्न्स दिए हैं। इससे पता चलता है कि सिर्फ सेक्टर्स ही नहीं बदलते, बल्कि एक साल में गुड परफॉर्मिंग सेक्टर्स भी अपना मोमेंटम खो सकते हैं। अब अपने स्क्रीन पर पिछले कुछ सालों में टॉप थीमेटिक फंड्स और उनकी थीम्स को देखें। यहाँ भी आप सिमिलर ट्रेंड देख सकते हैं। टॉप फंड्स बदले हैं, इसलिए डिफरेंट थीम्स ने अलग अलग टाइम पर अच्छा परफॉर्म किया है। थीमेटिक फंड्स में एक और बड़ा चैलेंज ये है कि सेम थीम को फॉलो करने वाले फंड्स डिफरेंट रिटर्न्स दे सकते हैं, जो कि फंड मैनेजर के स्टॉक सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। अपने स्क्रीन पर बने टेबल पर एक नजर डालें। इसमें आप 2022 में अलग अलग कंजम्पशन फंड्स के रिटर्न्स को देख सकते हैं। कंजम्पशन थीम के थीमेटिक कैटेगरी में सबसे ज्यादा फंड्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिटर्न 16% और -2% के बीच वेरी कर रहे हैं, जो कि काफी एक्सट्रीम स्विंग है। और ये ट्रेंड सिर्फ इस थीमेटिक कैटेगरी तक लिमिटेड नहीं है। इसलिए सही थीम चुनने के बाद भी ये सर्टेन नहीं है कि जो फंड आपने सेलेक्ट किया है वो आउट परफॉर्म करेगा। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बेस्ट यही है कि वो स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट ना करे और ये काम फंड मैनेजर पर छोड़ दे। अगर कोई थीम या सेक्टर अप एंड कमिंग है तो उसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी जगह मिल जाएगी। आपका फंड मैनेजर उस सेक्टर से भी स्टॉक सेलेक्ट करेगा। अब आइए तीसरी बड़ी गलती के बारे में बात करें, गोइंग ओवरबोर्ड ऑन मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की तरह मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। बुल रन के दौरान इनके रिटर्न्स काफी अमेजिंग लगते हैं और कई इन्वेस्टर्स के लिए इन्हें इग्नोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऑनगोइंग बुल रन भी अ केस इन पॉइंट है। पिछले साल के कंपैरिजन में 10 जुलाई तक स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 29% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स करीब 27% बढ़ गया है। इस दौरान निफ्टी 50 अबाउट 19% बढ़ा है। तो ये क्लियर है कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये फंड सबको सूट नहीं करते। अगर आप बेटर रिटर्न्स के लिए ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और हायर वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल हैं, तो ही आपको मिड और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस रिस्क रिटर्न इक्वेशन को अच्छी तरह समझने के लिए आइए निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के 2013 से 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। यहाँ मिड कैप इंडेक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 और निफ्टी 500 ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पर स्मॉल कैप फंड इंडेक्स का परफॉर्मेंस कमजोर रहा है। लेकिन आपको सिर्फ रिटर्न्स को नहीं देखना चाहिए, रिटर्न्स के साथ जुड़ी वॉलेटिलिटी और रिस्क को भी फैक्टर इन करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा वॉलेटाइल फंड में 1 या 2 परसेंटेज पॉइंट्स एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स शायद उतने अपीलिंग नहीं लगेंगे। तो इन 3 इंडाइसेस की वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए हमने इनका स्टैंडर्ड डेविएशन देखा। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा, वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, मिड एंड स्मॉल कैप्स काफी वॉलेटाइल है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है और इसके 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स भी कुछ खास नहीं है। तो मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले इनसे जुड़े रिस्क को अच्छी तरह समझ लें। इनमें ज्यादा एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो को काफी वॉलेटाइल बना सकता है, और अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आइडियली आपका एक्सपोजर 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए अब 4th मिस्टेक डिस्कस करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू ना करना। ये एक ऐसी गलती है जो लगभग सभी इन्वेस्टर्स करते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू करने से आप रिस्क को मिनिमाइज और रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं आपको अपने पोर्टफोलियो से एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2014 में मैंने एक टैक्स सेविंग फंड आदित्य बिरला सन लाइफ ELSS टैक्स रिलीव 96 में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उस समय इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। 3 सालों तक फंड ने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया, लेकिन 2018 के बाद से इसके रिटर्न्स गिरने शुरू हुए। तब से इसने बेंचमार्क के कंपैरिजन में वीक परफॉर्म किया है।
अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद मैं इसमें 4 साल तक इन्वेस्ट करती रही और फाइनली 2022 में अपनी एसआईपी स्टॉप कर दी। मैं 2025 तक इससे कम्प्लीटली एग्जिट कर पाऊंगी, तब तक मैं इसमें फंसी हुई हूँ। अगर मैंने रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया होता तो मैं शायद ये 2-3 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद 2020 या 2021 में अपनी एसआईपीज रोक देती। मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा बेटर होता। लेकिन पोर्टफोलियो रिव्यू सिर्फ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स चेक करने के लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करते समय डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक्सपोजर भी चेक करना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि कहीं आपके पास एक ही कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स तो नहीं हैं। आप और डिटेल्स में भी जा सकते हैं कि क्या आपके फंड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और क्या पिछले कुछ सालों में फंड स्ट्रैटेजी में कोई चेंज आया है। कोई पोर्टफोलियो परफेक्ट या एक होपलेस पोर्टफोलियो नहीं होता। सिर्फ ऑप्टिमाइज्ड और अनऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियोज एग्जिस्ट करते हैं और उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। आइए अब देखें कि पोर्टफोलियो रिव्यू ना करने पर उसकी क्वालिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि टॉप फंड्स कुछ सालों में बदलते रहते हैं। पिछले 3-4 सालों से आपको हाई रिटर्न्स देने वाला फंड सडनली अंडर परफॉर्म करना शुरू कर सकता है और ये अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबी चल सकती है। अपने स्क्रीन पर चार्ट को देखें। ये चार्ट थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। ये पिछले 2 साल में अलग अलग कैटेगरीज में फंड्स का परसेंट बताता है जो रिटर्न के मामले में टॉप क्वार्टाइल से या टॉप 25 से गिर गए हैं। सिंपली पुट, ये शो करता है कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हर एक 2 सालों में किस तरह चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादातर टॉप फंड्स हर 2 साल में चेंज होते हैं, पर ईएलएसएस कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हर 2 साल में चेंज नहीं होते। इसीलिए चाहे आपने अच्छे फंड्स चूज किए हों, आपको रेगुलरली पोर्टफोलियो मॉनिटर करना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो चिंता ना करें, लेकिन अगर कोई फंड 2 साल या उससे ज्यादा टाइम तक अंडर परफॉर्म करता है तो आपको उससे एग्जिट कंसिडर करना चाहिए। ईटी मनी पर अवेलेबल टूल्स इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। फंड रिपोर्ट कार्ड आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि वो पर्टिकुलर फंड वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं। पोर्टफोलियो हेल्थ चेक एक और टूल है जो आपको एक कंप्लीट पोर्टफोलियो एनालिसिस देता है, जो कि एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ें। किसी फाइनेंशियल प्लान के साथ शुरुआत ना करना। हम में से कई लोग बिना किसी ऑब्जेक्टिव या प्लान के इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये भी मालूम नहीं होता कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ अचीव क्या करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप डिलीजेंटली एसआईपीस कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म फोकस रखते हैं तो भी बिना फाइनेंशियल प्लान के आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस गोल के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा इशू ये है कि आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं होगा जो आपके गोल्स को डिले कर सकता है। मार्केट तो कभी भी क्रैश कर सकती है। मतलब ये पॉसिबल है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तब मार्केट डाउन हो, जिससे आपके रिटर्न पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने इक्विटीज में 2010 में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर नवंबर 2019 में आपने एक घर खरीदने का फैसला किया। जब तक आपने घर फाइनलाइज किया, मार्च 2020 में कोविड आ चुका था, जिसके कारण मार्केट क्रैश हो चुकी थी। और क्योंकि आपका पूरा पैसा इक्विटीज में था, इससे आपके गेन्स में भारी गिरावट आई, जिससे आपका घर खरीदने का प्लान डिले हो गया और आपको मजबूर होकर मार्केट रिकवरी का वेट करना पड़ा। इसलिए ऐसे नेगेटिव सरप्राइजेस से बचने के लिए फाइनेंशियल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लान बनाने के दूसरे हिडन बेनिफिट्स भी हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्शन और पर्पस देता है, ये आपको ट्रैक पर रखता है, ये मेजरेबल स्टेप्स प्रोवाइड करता है, ये आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड बनाए रखता है। इंटरेस्टिंगली, एक फाइनेंशियल प्लान सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के साथ स्टार्ट नहीं होता। इसकी शुरुआत एक सफिशिएंट इमरजेंसी फंड के साथ होती है। ये फंड आपके 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आते हैं। अब एडिक्वेट इंश्योरेंस लाइफ की अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट एक शील्ड की तरह काम करता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। आपको कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा जोड़ना चाहते हैं और रेट ऑफ रिटर्न तथा इन्फ्लेशन क्या है। आइए अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक्स के बारे में जिनसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए।
यहाँ पर हमने उन मिस्टेक्स को कवर किया है जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते समय करते हैं। हो सकता है आप पहले से ही उसमें से कुछ के बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी इट्स वर्थ रिविजिटिंग देम। ए, रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट करना। रेगुलर प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन इंक्लूडेड होता है और इसकी वजह से फंड हाउस को ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस हायर कॉस्ट में बदल जाते हैं जिन्हें आपको पे करना पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली आपका रिटर्न कम होता है। वहीं डायरेक्ट प्लान्स में ये कमीशंस नहीं होते और इसलिए उनमें इन्वेस्ट करने से आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर टेबल पर एक नज़र डालें। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के रिटर्न्स के डिफरेंस को मेंशन किया गया है और ये भी शो किया है कि किस तरह डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करने से आपका फाइनल कॉर्पस बढ़ सकता है। अब आप ईटी मनी पर बिना कोई कमीशंस दिए म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटी मनी ऐप पर आप अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को मैप कर सकते हैं और अपने रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में इन्वेस्ट करना। आईडीसीडब्ल्यू का मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। ये ऑप्शन एएमसीज आपको प्रोवाइड करती हैं अगर आपको अपने फंड से पे आउट की जरूरत है। पहले इसे डिविडेंड ऑप्शन कहा जाता था। सेबी ने इन प्लान्स का नाम इसलिए बदल दिया क्योंकि इनके पे आउट्स रियलिटी में डिविडेंड्स नहीं होते। आपको जो सो कॉल्ड डिविडेंड मिलता था वो आप ही के कॉर्पस और रिटर्न्स का एक हिस्सा है। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन फंड्स को अब आईडीसीडब्ल्यू कहा जाता है। पर आपको इस ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ग्रोथ ऑप्शन बेहतर है क्योंकि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स के कंपाउंडिंग में हेल्प मिलती है। इसके अलावा आईडीसीडब्ल्यू से पे आउट्स इरेगुलर हैं और हो सकता है कि इनसफिशिएंट भी हों। वे पूरी तरह से एएमसीज डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। आईडीसीडब्ल्यू पे आउट्स पर भी आप पर लागू स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है। इसलिए अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं तो पे आउट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। अगला पॉइंट एनएफओज में इन्वेस्ट करना है। न्यू फंड ऑफर या एनएफओ में एक फंड हाउस नए फंड के लिए इन्वेस्टर्स से पैसा जोड़ता है। एनएफओज का नेट एसेट वैल्यू और एनएवी कम होता है, जैसे कि 10 रुपए। कुछ इन्वेस्टर्स गलती से मानते हैं कि कम एनएवी का मतलब सस्ता फंड है और इससे बेटर रिटर्न मिलेगा। पहली बात, आपको एनएफओज में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए क्योंकि इन फंड्स की कोई हिस्ट्री नहीं होती। ऐसे फंड्स को सिलेक्ट करना हमेशा बेटर होता है जिसने मार्केट के सभी फेजेस में अपनी वर्थ प्रूव की हो। दूसरा, दो फंड्स के एनएवी को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। एनएवीज नहीं बल्कि एनएवीज में चेंज आपके रिटर्न्स में कंट्रीब्यूट करता है। आइए अब जल्दी से नेक्स्ट मिस्टेक डिस्कस करते हैं, अपने शॉर्ट टर्म मनी को इक्विटी में इन्वेस्ट करना। जब मार्केट्स किसी बुल फेज में होते हैं तो कई इन्वेस्टर्स उसका फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स फंड के हिस्टोरिकल शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को भी देखते हैं और उनके 1 साल या 3 साल के रिटर्न्स से इम्प्रेस हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं दे सकता। इसके अलावा आपको 1 साल, 3 साल या ऐसे ही पीरियड में फंड्स के वर्स्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहिए ताकि पता चल सके कि लॉस कितना हो सकता है। अपनी स्क्रीन पर चार्ट को देखें। ये शो करता है कि 1 साल के पीरियड में अलग अलग इंडाइसेस कितनी बार लॉस में गए हैं। जहां निफ्टी 50 के नंबर्स अभी भी रिस्पेक्टेबल दिखते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप्स में आपको शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। स्मॉल कैप्स के साथ इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 1/3 है। इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें। कम से कम 5 साल का होराइजन रखें। मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी ज्यादा रिस्की कैटेगरीज के लिए 7 साल का होराइजन रखें। इससे आपको इक्विटी रिटर्न्स का बेटर एक्सपीरियंस होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.